Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, latitudes and longitudes. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. Part 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. Part 2 हम start करेंगे इस topic से जो है the mean 5 parallels of latitudes. अब हम latitudes के mean 5 parallels को पढ़ेंगे जो हैं. सबसे पहले तो आता है नाम 0 डिग्री इक्वेटर का. ठीक है, ये क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी होती है सबसे कम. ठीक है, दूसरी बात, ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. ठीक है, सेकेंड है हमारा 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. फिर है 23.5 साउथ में जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, फिर आएगा आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ और आएगा एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 साउथ. तो ये 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, 1, 2, 3, 4 और 5. इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल. क्लियर है इतनी चीज़ें? चले आगे. चलो, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेटर को. इक्वेटर की डिग्री कितनी है बेटा? 0 डिग्री होती है. ठीक है, इक्वेटर कितने डिग्री पे लाई करता है? 0 डिग्री पे लाई करता है. और ये अर्थ को कितने हाफ्स में डिवाइड कर देता है? 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है, इससे ही हम अकेले क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल. बाकी के जो लैटिट्यूड्स हैं वो स्मॉलर सर्कल्स हैं. ठीक है, equator is also known as great circle. Rest other latitudes are smaller circles. Degree of equator is 0 and it divides the earth into 2 equal halves. Yes. अब अगर हम बात करें कि जो पोल है और जो इक्वेटर है इन दोनों में कितना डिस्टेंस होता है, तो ये रहा इक्वेटर और ये रहे हमारे पोल, साउथ पोल, और ये रहा हमारा नॉर्थ पोल. तो ये डिस्टेंस कितना होता है? तो वो होता है 10,000 किलोमीटर. कितना होता है बेटा? 10,000 किलोमीटर. जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं बेटा? 181. बट टोटल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है 179. क्यों 179 है बेटा? क्योंकि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो मियर डॉट्स हैं. ठीक है, सिर्फ डॉट्स की तरह एक बिंदु. तो लाइंस होंगी 179 और टोटल लैटिट्यूड्स होंगे 181. क्लियर है बात? 90 नदर्न हेमिस्फीयर में होंगे, 90 सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे और एक रहा हमारा ग्रेट सर्कल इक्वेटर. तो 90 प्लस 1 181. लाइन्स की बात करेंगे तो 179. चलो, अब इक्वेटर पे क्या होता है भाई? इक्वेटर पे लगभग पूरा साल सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वर्टिकल होती हैं. ठीक है, वर्टिकल का मतलब पता है ना? सीधी पड़ती हैं. तो इक्वेटर के ऊपर जो सनरेज होती हैं वो फॉल करती हैं वर्टिकली. सोचो गर्मी कितनी होती होगी. पूरा साल भर आपको क्या मिलेंगी? ओवरहेड रेज ऑफ द सन. सूरज भयंकर तेज रहेगा, है ना? क्यों तेज रहेगा? क्योंकि साल भर वो आपके सर के ऊपर ही है. वर्टिकल रेज मिलेंगी आपको साल भर, स्लैंटिंग रेज नहीं मिलेंगी. जैसे अगर स्लैंटिंग रेज मिलती हैं तो हीट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, थोड़ा प्लीजेंट एनवायरनमेंट बन जाता है. पर यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो गर्मी गर्मी और गर्मी. ठीक है, सो पूरा साल भर आपको क्या मिलेंगी? वर्टिकल रेज ऑफ द सन. सन फॉल वर्टिकली ओवर द इक्वेटर. द डिस्टेंस बिटवीन ईच पैरेलल, बेटा 2 पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर का या 1 डिग्री का. ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में हो या आप साउथ में हो, इक्वेटर से आपका डिस्टेंस कितने का है? 111 111 किलोमीटर का, और डिग्री में देखें तो 1 डिग्री का. चलो, अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री कितनी होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, यहाँ पर जो सन होता है वो ओवरहेड होता है 21 जून को. सूरज
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड कब होता है बेटा? 21 जून को। इसीलिए पूरे नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे जो लॉन्गेस्ट डे होगा, सबसे लंबा जो दिन होगा, वो 21 जून ही होगा। आई बात समझ में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन ओवरहेड किस डेट को होता है बेटा? 21 जून को होता है। तो 21 जून पूरे नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे है। अब इसी का वाइस वर्सा होगा अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें। नदर्न हेमिस्फीयर में तो इस दिन सबसे लंबा दिन होगा, पर सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन इसी तारीख को होगा। ठीक है, 21 जून को ओवरहेड जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है और इसीलिए लॉन्गेस्ट डे होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। अब हम पढ़ेंगे बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन को। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन की डिग्री कितनी है? 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, साउथ में है। ये सदर्न मोस्ट लिमिट है ऑफ द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन हम क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि हम बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, दक्षिणायन होना, पर एक्चुअल में तो सन स्टेशनरी है। सन तो मूव कर ही नहीं रहा है। मूव कौन कर रही है? रिवॉल्व कौन कर रही है? हमारी अर्थ। तो इसको इस तरीके से समझो। देखो, ये हो गया पूरा ईयर जिसमें हमारी अर्थ सन को रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, पर मूव कौन करी हमारी अर्थ? ये रही उसकी टिल्टेड एक्सिस। अगर ये एक्सिस टिल्टेड नहीं होती तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते, आपको 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात मिलती। ठीक है, मौसम एक जैसा होता, पर टिल्टेड एक्सिस होने के कारण क्या हुआ? अगर ये वाली पोजीशन की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें, एपरेंट मूवमेंट जो होगा सन का वो किसके ऊपर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ठीक है, वहीं पर जब घूमती हुई अर्थ इस पोजीशन में आएगी तो यहाँ पर सन का एपरेंट मूवमेंट किसके ऊपर होगा? इक्वेटर के ऊपर होगा। फिर घूमती हुई अर्थ जब इस पोजीशन में आएगी तो सन की एपरेंट मूवमेंट किसके ऊपर होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के ऊपर। फिर घूमती हुई अर्थ जब इस पोजीशन में आएगी तो डायरेक्ट सनरेज किसके ऊपर होंगी बेटा? इक्वेटर के ऊपर होंगी। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर इक्वेटर की कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब इसलिए होती है, वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी इसलिए होती है क्योंकि अर्थ किसी भी सिचुएशन में हो, अर्थ यहाँ हो या अर्थ यहाँ हो, कहीं पर भी लोकेटेड हो उस पर्टिकुलर टाइम में, यहाँ हो या यहाँ हो, इसी बेल्ट में एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन होती है। कैंसर से इक्वेटर तक पहुंचेगा, इक्वेटर से कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन से फिर इक्वेटर। तो मतलब जो सन की एपरेंट मूवमेंट हो रही है वो इसी बेल्ट में हो रही है और इस बेल्ट में मिड पॉइंट पे कौन है? इक्वेटर। इसीलिए कहा है कि इक्वेटर पे तो पूरा साल सन की डायरेक्ट ओवरहेड रेज होती है। समझ में आ गई बात? 3 मंथ सिर्फ कैंसर के ऊपर होंगी, 3 मंथ सिर्फ किसके ऊपर होंगी? कैप्रिकॉन के ऊपर होंगी। पर इक्वेटर के ऊपर साल भर इसलिए है कि कैंसर पे जब एपरेंट मूवमेंट है तब भी उतनी ही गर्मी किसको मिल रही है? इक्वेटर को भी मिल रही है। भले ही सन की एपरेंट मूवमेंट किसके ऊपर है? कैप्रिकॉन के ऊपर है, पर उतनी ही सनरेज किसको भी मिलेगी? इक्वेटर को मिलेगी। तो बेटा मुझे अब लगता है कि समझ आ गया होगा। चलें आगे। चलो, द सन इज ओवरहेड एट दिस लैटिट्यूड। इस लैटिट्यूड पे सन ओवरहेड होता है कब? 22 दिसंबर को। तो बेटा 22 दिसंबर को अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इनका होगा लॉन्गेस्ट डे, पर वहीं अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हमारा इंडिया में इस दिन होगा शॉर्टेस्ट डे। नदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज होंगी उन सबका शॉर्टेस्ट डे कब आएगा? दिसंबर 22 को। पर सदर्न हेमिस्फीयर का ये क्या है? लॉन्गेस्ट डे। क्लियर है? इट एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे ऑन दिसंबर 22। यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम क्या पड़ रही होती है? समर्स। और आप याद करो दिसंबर में हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में, हमारे इंडिया में क्या पड़ रही होती है? अब मैं हमारा इंडिया और हमारा नदर्न हेमिस्फीयर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में आप सबसे ज़्यादा फेमिलियर किस कंट्री से? इंडिया से, जबकि नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारी कंट्रीज हैं। चलो, तो समर हो रही होती हैं इस टाइम में कहाँ पर? सदर्न हेमिस्फीयर में, पर इसका उल्टा चल रहा होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ हो रही होती है ठंडी। क्लियर है? तो 22 दिसंबर को समर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। व्हेन सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड,
ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन इस पर्टिकुलर टाइम में किसके ऊपर ओवरहेड है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा आर्कटिक सर्कल को। तो ये लाइन जो है, इस लाइन को हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, जिसकी डिग्री है 66.5 नॉर्थ। इसके ऊपर जितना भी ये एरिया आपको दिख रहा है ना बेटा, ये जो पूरा एरिया है ये है फ्रिजिड जोन। और फ्रिजिड नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ठंडा एरिया है, मतलब सन की हीट और इंटेंसिटी का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लाइट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस एरिया को मिलती है स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। चलो, इट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अभी बताया मैंने, ये रहा। दिस लैटिट्यूड इज इम्पॉर्टेंट। ये लैटिट्यूड इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज द एरिया विद इन दिस सर्कल, इस सर्कल के बीच में जो एरिया है वो रिसीव करता है ऑब्लिक रेज ऑफ द सन, जिसको मैंने स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन बोला, वो क्या है? ऑब्लिक रेज ऑफ द सन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस, क्योंकि हमारी जो एक्सिस है वो ऐसी ना होकर इंक्लाइंड हो गई है, थोड़ी सी टिल्टेड है। इस टिल्टेड एक्सिस के कारण ही इस पर्टिकुलर एरिया को मिलती हैं ऑब्लिक रेज ऑफ द सन। इट एक्सपीरियंसेस 6 months ऑफ डे एंड 6 months ऑफ नाइट। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको आपकी घड़ियों को देखकर सुबह उठना पड़ेगा और रात में सोना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो ऐसा आएगा, 6 महीने तो ऐसे निकलेंगे आपके जब आपको कंटिन्यू कौन दिखता रहेगा? सन। एक टाइम ऐसा आएगा जब कंटिन्यू 6 मंथ तक आपको सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं होंगे। क्लियर है? सन दिखेगा ही नहीं। तो आप घड़ी देखकर सो जाओ, घड़ी देखकर उठ जाओ। पूरा दिन दिन है, पूरा दिन रात है। क्लियर है? 6 महीने तक दिन रहेगा और 6 महीने तक रातें रहेंगी। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन सुनो, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, यूरोप की एक कंट्री है जिस कंट्री को हम बोलते हैं कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कि वो कौन सी कंट्री है भाई जिसको आधी रात में भी कौन दिखता है? सूरज, सन। बेटा अब हम पढ़ेंगे एंटार्क्टिक सर्कल को। तो जो एंटार्क्टिक सर्कल है उसकी डिग्री भी कितनी होती है? 66.5 साउथ। ठीक है, यहाँ पर जो कंडीशन होती है, इस सर्कल के अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे आर्कटिक सर्कल के अंदर होती हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि भैया ठंडी होगी, ऑब्लिक रेज ऑफ सन मिलेंगी, है ना, कभी भी वर्टिकल रेज ऑफ सन नहीं मिलेगी। पर इसके अलावा भी एक और अंतर होता है जो मैं बताऊंगी, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। देखो, आपको बचपन से थोड़ी चीज़ें हमने गलत पढ़ाई है। वो क्या पढ़ाया है कि सन सेंटर में होता है, ये बताया है ना। सन सेंटर में नहीं होता है बेटा, सन सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, तो जब अर्थ सन को रिवॉल्व कर रही होती है तो उस रिवोल्यूशन में एक कंडीशन ऐसी आती है जब अर्थ सन के बहुत पास होती है, इस सिचुएशन को हम पेरीहेलियन कहते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अर्थ सन से बहुत दूर होगी, इसको हम एपीहेलियन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस कंडीशन में हमारे यहाँ क्या पड़ रही है? गर्मी, क्योंकि अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन किसके ऊपर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है, गुड है। क्यों गुड है भाई? क्योंकि गर्मी पड़ रही है और हम सन से दूर हैं, तो गर्मियाँ हमारी थोड़ी सी कम इंटेंस हो जाती हैं। अब देखो, दूर होने के बाद भी हम लगभग इस साल 50 डिग्री को टच कर गए हैं। कितने डिग्री को टच कर गए? 50 को। पास होते तो पता नहीं क्या होता। आप सोचो, आने वाले टाइम में जब गर्मी ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगी तो उनकी कंडीशन हमसे भी ज़्यादा ख़राब होगी। वो क्यों? क्योंकि देखो, गर्मी पड़ रही है ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि अपरेंट मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ किसके ऊपर है? कैप्रिकॉर्न के ऊपर है। तो ये जो एरिया है ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा गर्म। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि गर्मियाँ भी हैं और सूरज के पास भी है धरती। समझ में आ रहा है? चलो अब इधर की बात करते हैं। यहाँ पर अभी सदर्न हेमिस्फीयर में ये घट रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं ठंडियाँ, ठंडियाँ पड़ रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। इस पर्टिकुलर एरिया में क्या पड़ रही है? ठंडी, क्योंकि हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ रही है? गर्मी। तो ठंडी पड़ रही है और ये सन से दूर है।
है ना, ठंडी पड़ रही है और सन से दूर है, इसीलिए यहाँ के जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं। एक तो ठंडी पड़ रही है और सूरज से आप बहुत ज़्यादा दूर हो, वहीं देखो हमको कितना फ़ायदा मिल रहा है, गर्मी है और हम सन से दूर हैं तो गर्मी हमारी थोड़ी सी कम होगी, और यहाँ ठंडियाँ पड़ रही हैं क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब गर्मी है, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन है, तो कैंसर पे क्या पड़ेंगी, ठंडियों वाला विंटर सीजन होगा, तो ठंडी है और हम सूरज के पास है, तो हमारी जो विंटर्स होती हैं वो लेस सीवियर हो जाती हैं, लेस इंटेंस हो जाती है, तो हमें तो बहुत फ़ायदा है दोनों ही सिचुएशन में। पर इनको दोनों ही सिचुएशन में नुकसान है, गर्मी पड़ रही है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और ठंडी पड़ेगी तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडा कौन, आर्कटिक सर्कल है कि एंटार्कटिक सर्कल है, तो आप क्या बताएंगे, एंटार्कटिक सर्कल। आगे बात समझ में नहीं आई हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पर यहाँ पे नहीं भी समझ में आया होगा तो यूट्यूब पे जा कर के और दूसरे वीडियोस देखना, पेरीहेलियन के, एपीहेलियन के, तो हो सकता है क्लियर हो जाए। चलो, नॉर्थ एंड साउथ पोल मार्क 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, ये सिर्फ पॉइंट्स के फॉर्म में है, डॉट्स के फॉर्म में है। सन की जो रेज हैं ये यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती, सिर्फ कब पहुँचती हैं, when sun is overhead on ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब सन ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तब थोड़ी बहुत सन की रेज किसको मिल जाएंगी, नॉर्थ पोल को मिल जाएंगी। जब सन ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, जब थोड़ी बहुत रेज किसको मिल जाएंगी, साउथ पोल को मिल जाएंगी। फिर से ध्यान से सुनना, सन रेज डू नॉट रीच हियर एक्सेप्ट, कब, वैसे तो पहुंचती नहीं है पर पहुंचती है, तो सिर्फ कब पहुंचती है, जब या तो ओवरहेड मूवमेंट किसकी, सन की किसके ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर की होगी तो सिर्फ नॉर्थ को मिलेगा, कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड रेज होंगी तो किसको मिलेगा, साउथ पोल को मिलेगा। अब हम लैटिट्यूड्स के इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। बेटा, लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर, ये आप सबको पता है, तो अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि हमारा क्लाइमेट अच्छा है, और क्लाइमेट की वजह से हमारे पास वेजिटेशन भी है, मतलब हमारा वेजिटेशन भी अच्छा है, ठीक है, और भले ही क्लाइमेट हो, भले ही वेजिटेशन हो, इनका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, लैटिट्यूड्स पे। हर लैटिट्यूड पे आपको जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी अलग मिलेगी और वेजिटेशन भी अलग मिलेगा। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन सुना होगा, डेंस फॉरेस्ट, है ना, कैनोपी लेयर बना लेते हैं कि सन की रेस को नीचे भी नहीं आने देते हैं, और उस एरिया में बड़े बड़े मच्छर होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉस्किटोज होते हैं। फिर अगर हम फ्रिजिड जोन में चले जाएं तो बर्फ़ के ऊपर तो हम पेड़ नहीं लगा सकते, 3-4 महीने लिचन्स, मॉसेस जैसे छोटी मोटी आपको पेड़ वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है, तो क्लाइमेट हो, वेजिटेशन हो, ये लैटिट्यूड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। लैटिट्यूड्स अलॉन्ग विथ लॉन्गिट्यूड्स, अगर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मिला दें तो ये हमें बता देते हैं भैया कि अर्थ की सरफेस पे कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। नहीं तो दुनिया है गोल 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 गोल, हम बोलते हैं चाइना हमारे नॉर्थ में है, रशिया बोलता है चाइना मेरे साउथ में, और होती परेशानी। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ने इस बात को अप टू सम एक्सटेंट ख़त्म कर दिया कि ठीक है, आप मुझे ऐसा एड्रेस मत बताओ, नहीं तो दो व्यक्ति मिल जाते हैं, एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति होता सपोज करो कहाँ से, इंग्लैंड से, वो पूछता चाइना कहाँ है, तो इंडिया का कहता मेरे नॉर्थ में है भैया, रशिया का कहता वो मेरे साउथ में। अब बड़ी परेशानी हो जाती, कौन किसके नॉर्थ में, कौन किसके साउथ में। तो अच्छा हुआ कि हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हमने एक इमेजिनरी नेटवर्क बना रखा है, आप उसको कोऑर्डिनेट्स दे दो, उन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वो बेचारा पहुँच जाएगा। आई बात समझ में? ये बेटा आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों आप लोग पढ़ेंगे कि हो सकता है आपकी मैम ये पूछ ले कि कैसे लैटिट्यूड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पोल स्टार को ऑब्जर्व करके और किसको ऑब्जर्व करके, मिड डे सन को ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो दो तरीके हैं, अगर आपको अपना लैटिट्यूड नहीं पता है तो इसके अलावा दो तरीके हैं आप जिससे पता कर सकते हो, एक तो पोल स्टार को देख करके और मिड डे सन को ऑब्जर्व करके, ठीक है। अगर हम पोल स्टार की बात करें तो अगर आप सबको पता है कि भैया जो पोल स्टार है, जिसको हम पोलरिस भी कहते हैं, जिसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, वो नॉर्थ पोल पे सीधे 90 डिग्री पे मिलेगा। तो अगर आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से आपको पोल स्टार देखना है तो अपने साइड ऑफ होराइजन को कितने डिग्री तक ऊपर ले जाना है आपको, 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपको अपने साइड ऑफ होराइजन को कितना टिल्ट करना है, इतने एंगल जितना, तो जितना ये एंगल बनेगा उसी लैटिट्यूड पर आप होंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई है? ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद पढ़ लेना है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम समझा देंगे। तो अभी हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, हमने ये सेकेंड इम्पोर्टेंस पढ़ ली थी। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। इक्वेटर जिसकी डिग्री 0 है,
ठीक है, वो अकेला ग्रेट सर्कल है क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंटर से पास होता है और अर्थ को इक्वल हाफ्स में, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। ऑल अदर लैटिट्यूड्स आर स्मॉलर सर्कल्स, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि लैटिट्यूड ही अकेला ग्रेट सर्कल है, बाकी सारे स्मॉलर सर्कल है। लैटिट्यूड्स की लेंथ भी जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाओगे कम कम और कम होती जाएगी। Whereas all the meridians of longitudes are great circle। बेटा जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उन सारे लॉन्गिट्यूड्स की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, सॉरी डिस्टेंस नहीं लेंथ है, हर लॉन्गिट्यूड की लेंथ जो है वो सेम है। ठीक है, क्या है, सेम है। पर अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये पोल्स के टूवर्ड्स जाते 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 और छोटे और छोटे और छोटे होते जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो अकेला ग्रेट सर्कल है, बाकी दूसरे जो लैटिट्यूड्स हैं वो स्मॉल सर्कल्स हैं। पर अगर हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये सारी ही ग्रेट सर्कल है क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपके थोड़े से ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है और अगर इस पॉइंट में कोई डाउट रह जाता है तो आपको डाउट के साथ बैठना नहीं है। मैं एक चैनल का नाम बता रही हूँ, द फ्लाई ट्यूबर। क्या नाम है चैनल का? द फ्लाई ट्यूबर। उसमें इस टॉपिक को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, आप सब उसको जाकर देखेंगे। क्यों देखेंगे भाई? क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशंस है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करती हूँ। ठीक है, अब स्क्रीन रिकॉर्डर का मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको 3D मॉडल्स में प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं सकती, जबकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा तो वो प्रैक्टिकल करके, ग्लोब की हेल्प से, वायर की हेल्प से, तो आप उसको ज़रूर देख लें। चलो ठीक है, नहीं देखना है यहाँ से समझ में आता है तो भी ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो वो पहला पॉइंट जो थोड़ा सा अलग है, पहले उसको समझ लो फिर हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। देखो, ये रही अर्थ और ये रहा इक्वेटर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्थ में सबसे कम ग्रेविटी किस पॉइंट पे होती है तो ये यही पॉइंट है, इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर पे अर्थ में सबसे कम ग्रेविटी होती है। तो अगर आपको किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है या इस पर्टिकुलर एरिया में किसी डिस्टेंस को कवर करना है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी कम होती है। तो सैटेलाइट लॉन्च करने में, क्राफ्ट को उड़ाने में आपका फ्यूल लगेगा कम, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने में हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। पर जहाँ ग्रेविटी ऑलरेडी कम होगी वहाँ से ऊपर जाने में आपका फ्यूल भी बच जाएगा, है ना। तो पहला तो ये हो गया, ये आपको समझ में आई हो गया होगा। हम इक्वेटर को ग्रेट सर्कल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर अर्थ की जो रेडियस है और इक्वेटर की जो रेडियस है वो कैसी है? दोनों बेटा इक्वल है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको समझना है। कोई पूछेगा कि भाई इक्वेटर से ही आपको सैटेलाइट लॉन्च क्यों करने, तो बता देना कि वहाँ पर ग्रेविटी होती है कम, तो थोड़े कम फ्यूल में भी, थोड़ी कम पावर में भी वो चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात कि जितने भी सेलर्स होते हैं और जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो ग्रेट सर्कल रूट को यूज़ करते हैं टाइम को और फ्यूल को सेव करने के लिए। अब सपोज करो ये मैप है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ यूरोप, यहाँ अफ्रीका और यहाँ पर है इंडिया। ठीक है, मान लिया हमने, मतलब एशिया का पार्ट इंडिया। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंडिया आना है तो सबसे शॉर्ट रूट कौन सा होगा, तो आप यही रूट बताएंगे ना। पर बेटा ये रूट शॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि जो मैप है वो तो फ्लैट सरफेस पे आपने बनाया है ना। जो मैप है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन थोड़ी नहीं है अर्थ का। मैप ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है अर्थ का। ट्रू रिप्रेजेंटेशन तो क्या है? ग्लोब है। आप अगर किसी बॉल को रैप करेंगे तो आप देखना बहुत ज़्यादा वो आ जाएंगे, क्रीजेस आ जाएंगे जहाँ पर से आपके बॉल के कॉर्नर को आप बांधोगे, है ना, पैक करते टाइम। तो फिर से याद रखो, मैप फ्लैट है जबकि हमारी अर्थ स्पेयर है ना, सर्कल है, स्पेयर शेप की है। तो बेटा ये रूट तो शॉर्टेस्ट रूट नहीं होगा, ये जो कर्व रूट हम लेंगे ये शॉर्टेस्ट रूट होगा। तो ठीक है, इन्हीं ग्रेट सर्कल्स के ऊपर चल रही है हमारे एरोप्लेन्स की दुनिया। क्योंकि मैं तभी बोल रही हूँ कि फ्लाई ट्यूबर का आप वो वीडियो ज़रूर देखो तो आपको समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकली दिखा रहा है कि भैया जो अर्थ है, अर्थ में जो ग्रेट सर्कल्स बने हुए हैं उस सर्कल रूट को आप लोगे तो डिस्टेंस कम होगा। चलो समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। बस इस बात को जरा ध्यान रख लेना कि मैप फ्लैट सरफेसेस पे बना है जबकि हमारी अर्थ स्फीयर है।
है ना। तो फ्लैट सरफेस पे तो 2 पॉइंट की जो दूरी आपको लग रहा है कि ये सबसे कम है, वैसा नहीं होता। जब आप उसको रैप कर दोगे, मतलब जब आप अर्थ के स्पेयर शेप में आ जाओगे, तो शॉर्टेस्ट रूट कोई और ही होगा। चलो, तो जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, वो सर्कल रूट को ही, ग्रेट सर्कल रूट को ही फॉलो करते हैं टाइम और फ्यूल को सेव करने के लिए। जो ग्रेट सर्कल रूट होते हैं, ये ड्रॉ किए जाते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया हो जाए, या साउथ अमेरिका से आपको रशिया जाना हो। तो ये जो रूट हमने मैप में बनाए हैं, ये रूट सबसे शॉर्टेस्ट नहीं है, ठीक है। आप कौन सा रूट अलग से बनाएंगे? ग्रेट सर्कल रूट, ठीक है। और वो ग्रेट सर्कल रूट के थ्रू ही आप इन 2 पॉइंट से पहुंचेंगे अपने टाइम और फ्यूल को सेव करते हुए। मेन 5 जो पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड्स के, वो क्लाइमेटिक जोन्स को भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसको और ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम बता सकते हैं ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सबसे गर्म रीजन है, ये फ्रिजिड जोन है जो 66 के ऊपर है, ये फ्रिजिड जोन है जो 66 के ऊपर है, ये सबसे ठंडे जोन है, और ये जो एरिया है ये मॉडरेट जोन वाला है। पर इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो 5 पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के, वो क्लाइमेटिक जोन्स को भी मार्क करते हैं, किसके? अर्थ के, बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन विथ रेफरेंस टू एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। और क्लाइमेटिक जोन्स डिवाइड है किसके रेफरेंस में? एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के रेफरेंस में। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेचर जोन्स और हीट जोन्स। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसको हम अभी इस पॉइंट में ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करें, क्योंकि ये टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं जो लैटिट्यूड्स हैं वो इमेजिनरी लाइन्स हैं जो हमने ग्लोब के ऊपर बनाई हुई हैं। क्यों बनाई है भैया? इसकी हेल्प से हम किसी भी कंट्री की ज्योग्राफी को इजीली पढ़ सकते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ का शेप स्फेरिकल है। बेटा इस पॉइंट को भी अगर आपको बहुत ध्यान से समझना है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, क्योंकि जहाँ जहाँ तक हमारी नज़रें जाती हैं हमें अर्थ फ्लैट दिखाई पड़ती है, तो हम चीज़ों को सोचते इस हिसाब से कि अर्थ फ्लैट है ना। हमारी सोचने की जो शक्ति है वो वहीं तक काम कर पाती है, पर ऐसा तो एक्चुअल में है ही नहीं, अर्थ तो स्फेयर है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप लॉजिकली ज़्यादा अच्छे से तब सोच पाओगे जब आप ये इमेजिन करने लग जाओ कि भाई जो हम देख रहे हैं और जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो अर्थ का स्फेरिकल शेप होने की वजह से, अर्थ का अपनी एक्सिस पे इंक्लाइंड होने की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से जितने भी प्लेसेस होते हैं अर्थ सरफेस पे, उन सबको सेम अमाउंट में हीट नहीं मिलती है सन से, ठीक है। चलो, लैटिट्यूड्स हमें हेल्प करते हैं कि हम पूरी अर्थ को क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर पाएँ विथ रेफरेंस टू इक्वेटर। उसकी डिग्री कितनी है? 0 डिग्री। जो वर्ल्ड क्लाइमेट है वो डिटरमिन होता है टेम्परेचर जोन्स में, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर जोन। जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो डिटरमाइंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर जोन, ठीक है। टेम्परेचर जोन कैसे डिसाइड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। किसी एरिया को बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, किसी को बहुत कम हीट मिलती है, ठीक है। और ये अलग अलग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप होने के कारण, अर्थ के इंक्लिनेशन के कारण डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में हमारी अर्थ डिवाइड है किस बेसिस पे कि उस एरिया को कितनी हीट मिल रही है। जिस एरिया को सबसे ज़्यादा हीट मिलेगी वो एरिया सबसे गर्म होगा, जिसको कम हीट मिलेगी वो ठंडा होगा। क्लियर हुई बात? तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम होल अर्थ को क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दें। किसके रेफरेंस में? इक्वेटर के रेफरेंस में। जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है उसे डिटरमाइन किया जाता है टेम्परेचर जोन्स के बेसिस पे। और टेम्परेचर जोन्स किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। क्योंकि अर्थ इंक्लाइंड है, स्फेरिकल शेप की है, तो हर एरिया को सेम अमाउंट में हीट नहीं मिलता। इसके लिए भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अब मेन हीट जोन्स की हम बात करते हैं, तो टॉरिड जोन, जिसे ही हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो पहला जोन कौन सा हो गया? टॉरिड जोन। ये होता है बहुत गर्म, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। दूसरा होता है टेम्परेट जोन, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और फिर होता है फ्रिजिड जोन, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही ठंड लग रही है, ये होता है कोल्ड। अगर हम टॉरिड जोन की बात करें या ट्रॉपिकल जोन की बात करें, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है।
ये रीजन है टॉरिड जोन, जिसे ही हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। ये मार्क करता है उस लिमिट को, किस लिमिट को? ओवरहेड सन टू नॉर्थ एंड ओवरहेड सन टू साउथ ऑफ इक्वेटर। वैसे तो ओवरहेड सन इक्वेटर के ऊपर रहता है, पर नॉर्थ में कहाँ तक जा सकता है? तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। साउथ में कहाँ तक जा सकता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और ये भी क्यों होता है? सूरज तो स्टेशनरी, ये कहीं नहीं जा रहा है, अर्थ घूम घूम के अलग अलग डायरेक्शन से सन के सामने आती है। फ्रॉम 23.5 नॉट टू 23.5, ये जो ब्रैकेट है इसे ही हम टॉरड जोन या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। द एरिया बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड डोल्ड्रम। देखो बेटा, फिर से ध्यान से समझना, ये रहा इक्वेटर, तो इक्वेटर से 5 डिग्री नीचे और 5 डिग्री ऊपर जब जाओगे तो ये जो रीजन है इसे डोल्ड्रम रीजन कहते हैं या इक्वेटोरियल जोन्स कहते हैं। ये जो एरिया होता है लो प्रेशर का एरिया होता है। लो प्रेशर का एरिया क्या होता है बेटा? आपने पढ़ा होगा कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा हवाएं तेज तेज गर्म होंगी, और गर्म होंगी तो कहाँ चली जाएंगी? ऊपर। अब यहाँ पर की सारी हवाएं गर्म होगी, जब ऊपर चली गई तो यहाँ पर क्या आ गई? एक वैकेंसी, और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए दोनों साइड से हवाएं आती हैं। ठंडी हवाएं कंटिन्यू यहाँ आती रहेंगी, गर्म होंगी, ऊपर जाएंगी, फिर और ठंडी हवाएं यहाँ आएंगी, गर्म होंगी और ऊपर जाएंगी। ठीक है, तो इस रीजन को हम इक्वेटोरियल जोन्स कहते हैं, डोल्ड्रम रीजन कहते हैं। ये लो प्रेशर का रीजन है। लो प्रेशर कहाँ बनता है? जहाँ पर हीट हाई हो, हीट ज़्यादा होगी तो क्या बनेगा? लो प्रेशर। बिकॉज दे रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। इस पर्टिकुलर एरिया पे सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं, सन ओवरहेड होता है, इस वजह से ये होता है बहुत गर्म। गर्म होता है तो हवाएं होती है गर्म और चली जाती हैं ऊपर, ठंडी हवाएं हल्की हो जाती हैं ऊपर चली जाती हैं, और इस एरिया को फिल करने के लिए आती हैं दूर दूर से हवाएं। यहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर, हवाएं ज़्यादा देर तक धरती के ऊपर रह ही नहीं जाती, जैसे गर्म हुई फट से ऊपर, फट से ऊपर। अब हम बात करेंगे टेम्परेट जोन की, तो ये लाई करता है, दो टेम्परेट जोन होंगे। जैसे जब मैंने आपको टॉरड जोन या ट्रॉपिकल जोन बनाया तो ये एक ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, तो ये एक ही जोन मान लिया हमने। पर अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो दो टेम्परेट जोन होंगे। कितने टेम्परेट जोन होंगे बेटा? दो। कितने टेम्परेट जोन होंगे? दो। एक ये रहा जो 23.5 डिग्री साउथ से एंटार्कटिक सर्कल तक होगा, दूसरा होगा 23.5 से आर्कटिक सर्कल तक 66.5 तक। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल का जो रीजन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन है, वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के एंटार्कटिक सर्कल का जो रीजन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन है। चलो, तो पहले हम नॉर्थ टेम्परेट जोन को पढ़ेंगे जो 23.5 नॉर्थ से स्टार्ट हो गए, 66.5 साउथ नॉर्थ तक चलता है। 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ तक चलेगा। दूसरा होगा 23.5 साउथ से 66.5 साउथ तक। मैंने अगर कंफ्यूज किया हो तो फिर से सुन लो। नॉर्थ में ये 23.5 से स्टार्ट होकर 66.5 तक चलेगा, साउथ में भी ये 23.5 से स्टार्ट होकर 66.5 तक चलेगा। ठीक है, तो दो टेम्परेट जोन हो गए, एक नदर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में। स्ट्रेच फ्रॉम टॉरड जोन टू फ्रिजिड जोन, टॉरड जोन से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा? फ्रिजिड जोन तक चलेगा। हियर द क्लाइमेट इज मॉडरेट, यहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट होता है, नीडर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ये जो एरिया होता है इसको डायरेक्ट रेज ऑफ सन रिसीव नहीं होते। दिस एरिया डज नॉट रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, इट रिसीव स्लैंट रेज ऑफ द सन। इस एरिया को मिलती हैं स्लैंटिंग या ऑब्लिक रेज ऑफ द सन। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर्स। विंटर्स एक्सट्रीम में ठंडी होती हैं, समर्स एक्सट्रीम में गर्म होते हैं। ठीक है, डिफरेंस होता है यहाँ पर विंटर्स में और समर्स में। अगर आप इक्वेटर पे जाते हैं तो गर्मी गर्मी गर्मी, ऑलमोस्ट 12 मंथ सिर्फ गर्मी। आप अगर फ्रिजिड जोन में जाते हो तो पूरा 12 महीने ठंडी। पर अगर आप टेम्परेट जोन में रहते हैं, आप सोचो जो हमारा इंडिया है वो टेम्परेट जोन में आता है, तो हमारी जो ठंडियाँ होती हैं वो भी बहुत सीवियर होती हैं और जो गर्मियाँ होती हैं वो भी बहुत सीवियर होती हैं। मतलब आपको एक चेंज देखने को मिलता है कि अब ठंडी आ गई है और अब गर्मी आ गई है। गर्मी के क्लोथ्स अलग है, ठंडी के क्लोथ्स अलग है। पर
पर टॉरिड जोन में ऐसा नहीं है, फ्रिजिड जोन में भी ऐसा नहीं है। thus affecting the weather changes which mostly occur within this region। weather changes इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। समर्स में जो डेज होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में वो लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू पोल्स। विंटर्स में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। अब दिन बड़ा और छोटा नहीं होता बेटा, जो सनलाइट मिलती है उसका ड्यूरेशन कम और ज़्यादा होता है। अभी हम गर्मियों में ही हैं, अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये गर्मी का ही सीज़न चल रहा है और अभी जल्दी 21 जून भी आने वाला है। तो उस दिन को मैं चाहती हूँ कि आप ऑब्जर्व करें सन राइज का टाइम भी और सनसेट का टाइम भी। तो सनराइज यहाँ पर आपको 6 बजे मिल जाता है और सनसेट होता है 7 बजे, है ना, यही है। तो 6 बजे राइज हो गया और 6 बजे तक तो 12 घंटे और 7 बजे सनसेट हो रहा है, तो 13 घंटे का हमें मिल रहा है दिन, मतलब 11 घंटे की मिल रही है रात। क्लियर होगी बात? तो दिन होते हैं लंबे और रातें होती हैं छोटी। और ठंडियों में उल्टा हो जाता है, ठंडियों में हमें सनराइज मिलता है 7-7:30-8 बजे और सनसेट होने लगता है 5-5:30 6 बजे। तो जो लाइट मिलती है सन की वो कम ड्यूरेशन के लिए मिलती है। अब जो पुराने लोग थे बेटा, पुराने लोग मतलब हमारे जो दादाजी के उनके पास लाइट नहीं होती थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लाइट नहीं इलेक्ट्रिसिटी। तो उनका दिन सूरज से स्टार्ट होता था, सन से स्टार्ट होता था और सन पे ही ख़त्म हो जाता था। तो मतलब शाम में कोई काम नहीं होगा, 6-6:30 बजे 7 बजे ठंडियों के दिनों में सारे लोग बिस्तर लगा के बिस्तरों पे आ जाएंगे 7-7:30 तक, क्योंकि उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं ना। तो आप अंधेरे में क्या ही काम करोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो दिन का लंबा होना और छोटा होने का मतलब ये नहीं होता 12 घंटे का ही दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, पर लाइट आपको सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक सनलाइट मिलेगी समर्स में। सनलाइट आपको विंटर्स में मिलेगी सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। तो 13 घंटे का दिन होता है गर्मियों में और 10-11 घंटे का दिन होता है ठंडियों में, 10, है ना। ऐसे समझो, इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करोगे जब आप दिन बड़े और छोटे जान पाओगे, नहीं तो यही बोलोगे 24 घंटे का ही तो दिन और रात होता है। अभी भी ऑब्जर्व करो ना, हम सुबह 6 बजे उठते हैं, सूरज देवता हमारे सामने खड़े होते हैं भीषण गर्मी लेके। 7 बजे तक हम सोचते हैं भैया तुम कम हो जाओ तो हम बाजार जाएं, तो वो भी नहीं जा सकते, 7 बजे तक सूरज चमकते रहते हैं। अगर पूरी अर्थ पे कहीं रहने के लिए सबसे सुटेबल जगह है तो ये ही है। दिस पर्टिकुलर जोन इज़ वेरी आइडियल फॉर लिविंग। चलो चलो चलो, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये रीजन रहा हमारे टॉरिड जोन का, ये रीजन रहा हमारे टेम्परेट जोन का और ये रहा हमारा फ्रिजिड जोन जिसको अब हम पढ़ेंगे। तो एक है टॉरिड जोन, ये याद रखना, देखो एक ही है ना, पर टेम्परेट जोन 2 है, फ्रिजिड जोन भी 2 है। अब हम पढ़ेंगे किसको बेटा, फ्रिजिड जोन को। वो रीजन जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है उसे हम बोलते हैं क्या, फ्रिजिड जोन, ठीक है। आर्कटिक सर्कल जिसकी डिग्री होती है 66.5, वहाँ से ये शुरू होता है और ख़त्म होता है नॉर्थ पोल पे जिसकी डिग्री होती है 90, ठीक है। पर वैसे ही अगर हम एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल की बात करें तो वो भी फ्रिजिड जोन है, पर वो कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये कहाँ की बात करें हम, नदर्न हेमिस्फीयर की। सदर्न हेमिस्फीयर में जो फ्रिजिड जोन है वो एंटार्क्टिक सर्कल से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है साउथ पोल पे, डिग्री सेम ही रहेंगी, बस एक नॉर्थ में एक साउथ में है। ये रीजन एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। क्यों कोल्ड होता है, बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, ठीक है। This area in north and south of equator receives slant rays during the winters. Slanting rays तो मिलती ही है साल भर, पर जब ठंडियाँ आती हैं तो क्या लिखा है, very slant, ठीक है। बहुत ही कम सन की रेस यहाँ तक पहुँचेंगी और पहुँचेंगी तो उनमें हीट होगी ना लाइट होगी। चलो, बहुत कम हीट होगी, बहुत कम लाइट होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगी, पर बहुत कम होगी। Here the sun rays cover much larger area and loss heat in the process. इस पर्टिकुलर एरिया में आते आते सन एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है बेटा, इस वजह से उसकी हीट का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। इन फैक्ट दिस रीजन हैव 9 months ऑफ विंटर। इस पर्टिकुलर रीजन में 9 month की विंटर होती है, भले वो नदर्न फ्रिजिड जोन हो या सदर्न फ्रिजिड जोन हो, दोनों में ही 9 month की विंटर होती है। 12 महीने में से 9 महीने ठंडियाँ ही पड़ती हैं। रिमेन्स फ्रोजन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर।
और अंटार्कटिक सर्कल की बात करें तो इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। पर चलो मान लिया हमने कि फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिमेन्स फ्रोजन, हैंस दे आर नेम्ड एज फ्रीजर जोन, इसलिए इनका नाम क्या रखा है, फ्रीजर जोन। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन।